हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम यूनिट कैपेसिटेंस को डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल के बेस पर। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 8 into 10 power minus 18 कूलम ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 100 माइक्रोफैराड। यानी हमें एक कैपेसिटर गिवन है जिसका कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड। 100 माइक्रोफैराड मींस 100 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 फैराड। एंड इस कैपेसिटर पर हमें एक चार्ज प्लेस करना है, वैल्यू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम का। तो हमसे पूछा गया कि वर्क डन कितना है। सो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, तो आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाय 2c। सो वैल्यू ऑफ चार्ज 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ c का वैल्यू 100 into 10 पावर माइनस 6। कैलकुलेट किया, वैल्यू 64 into 10 पावर माइनस 36 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4। रिजल्ट 32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 32 एंड एनर्जी का यूनिट जूल। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a battery is used to charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates become equal to electromotive force of the battery. Clear? Now the ratio of energy stored in the capacitor and work done by the battery. यानी हमें यहाँ पर एक केस दिया गया। इस केस में आपको बोला गया कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, ठीक है, कैपेसिटर रखा हुआ था, इसके पास पोटेंशियल है 0, अमाउंट ऑफ चार्ज ये भी 0 रहेगा। अब आपने इसको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हम कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और जैसे आपको न्यूमेरिकल में दिया भी है कि कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो गया, बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। यानी बैटरी अगर आपने V वोल्ट कंसीडर किया है तो कैपेसिटर का पोटेंशियल भी कितना हो गया, V। तो आपके पास दो कंडीशंस आ गई, इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन। क्लियर? नाउ अब आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड वर्क डन बाय द बैटरी। So initial energy of the capacitor 0, final capacity of the capacitor, initial energy 0, final energy of the capacitor half CV square. So कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल से कैलकुलेट करेंगे एंड वैल्यू आपको मिला एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय बैटरी। सो वर्क डन बाय बैटरी हम कैलकुलेट करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ। फ्लो ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो जब आपने बैटरी को कनेक्ट किया कैपेसिटर से तो कितना चार्ज फ्लो किया, तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी वी। फाइनल चार्ज इज सीवी बिकॉज कैपेसिटेंस सी पोटेंशियल वी। इनिशियल फर्स्ट डायग्राम में देखो कैपेसिटेंस सी पोटेंशियल 0, तो वैल्यू आपको मिलेगा सीवी माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय, सो वैल्यू आ गया CV स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन बाय बैटरी। एंड आपको कैलकुलेट करने को बोला गया द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड वर्क डन बाय द बैटरी। दैट मींस डेल्टा U बाय वर्क डन बाय बैटरी हमें दिख रहा है CV स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट रहेगा 1/2। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये अच्छा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप वर्क डन, हीट लॉस, एनर्जी स्टोर्ड, चार्ज, इनसे रिलेटेड हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एन अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF V। ठीक है, नाउ द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड एंड रिकनेक्ट अक्रॉस द सेम बैटरी विद रिवर्स पोलैरिटी। तो जैसा आपको यहाँ पे दिया, लाइन बाय लाइन हम देखते जाते हैं। सबसे पहले हमने कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पोलैरिटी आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V। अब आपने इसको अगेन डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो जब आपने बैटरी से कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया तो कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस ही रहेगा, पोटेंशियल भी ही रहेगा एंड पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव एंड अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर आपके पास रहेगा CV। फिर हमें बोला गया नाउ रिकनेक्ट अक्रॉस द सेम बैटरी बट विद रिवर्स पोलैरिटी। अब इस कैपेसिटर को क्या किया गया, अगेन सेम पोटेंशियल V की बैटरी से कनेक्ट किया गया लेकिन रिवर्स पोलैरिटी में। रिवर्स पोलैरिटी का मतलब कि अगर हम इनिशियल पोलैरिटी फर्स्ट प्लेट की पॉजिटिव और सेकंड प्लेट की नेगेटिव कंसीडर करें
ठीक है। तो जो बैटरी आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये बैटरी आपने रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट किया है, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, कुछ इस तरीके से, एंड नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो आपने रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट किया। एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर हमें पता है कि अगर कैपेसिटर किसी भी बैटरी से कनेक्टेड रहता है कुछ टाइम तक, तो कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल उतना ही हो जाता है जितना बैटरी का ईएमएफ है। दैट मीन्स फाइनल कंडीशन हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल कैपेसिटर का हो जाएगा V, एंड कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दैट मीन्स ये जो आपने येलो में लिखा है, येलो वाली कंडीशंस को हम इनिशियल कंडीशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपेसिटर पे इनिशियल कंडीशन, एंड व्हाइट से जो आपने लिखा है इसको हम फाइनल कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं। अब एक एक ऑप्शन हम पढ़ते जाएं। अब आपसे पूछा गया विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट, यानी इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो टर्म दिया है वो देखिए, आफ्टर रिकनेक्टिंग चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज 2 सीवी, यानी फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है चार्ज। सेकंड, आफ्टर रिकनेक्टिंग नो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, यानी हमें देखना है कि वर्क डन बाय बैटरी कितना है। थर्ड, आफ्टर रिकनेक्टिंग होल ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, हमें देखना पड़ेगा कि हीट लॉस कितना होगा। एंड लास्ट ऑप्शन, आफ्टर रिकनेक्टिंग थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट विल बी इक्वल टू टीसीवी 2cv स्क्वायर, दैट मींस वही हमें देखना है कि लॉस कितना है। तो सर सी वाला ऑप्शन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डी वाला ऑप्शन भी साथ में ही कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक एक कर कर हम यहाँ पे डेटा लेते हैं, एक एक कर कर हम यहाँ पर डेटा लेते हैं। आपको इनिशियल वैल्यू पता है CV, फाइनल पता है CV, लेकिन पोलरिटी चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है। सो इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना, इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर CV, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर ये भी CV, लेकिन दोनों की पोलरिटी में डिफरेंस है, दोनों की पोलरिटी में डिफरेंस है। हम ये कंसीडर कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से सुनना, कि जो फाइनल पोलरिटी है, तो फाइनल पोलरिटी को हम पॉजिटिव कंसीडर करें एंड इनिशियल जो पोलरिटी आ रही है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करें। ठीक है, तो यहां से आप फ्लो ऑफ चार्ज देख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, वैल्यू आप लिखेंगे CV माइनस ऑफ माइनस CV, सो वैल्यू मिलेगा 2CV। तो फ्लो ऑफ चार्ज हुआ 2CV। इन फर्स्ट ऑप्शन में हमें अमाउंट ऑफ चार्ज ही कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 2CV। दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा अभी तक करेक्ट ऑप्शन है। आपको सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट, मतलब जो रॉन्ग होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को किया जा सकता है एक और फॉर्मेट से, कि आप ये देखो, जैसे यहाँ पर अगर हम प्लेट्स की नंबरिंग करें, तो आप कैपेसिटर के पास दो प्लेट होता है, फर्स्ट प्लेट एंड सेकेंड प्लेट। आप ऐसे देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेट पर इनिशियली कितना चार्ज था, इनिशियल चार्ज ऑन प्लेट नंबर 1, तो आपका आंसर रहेगा CV। फाइनल चार्ज ऑन प्लेट नंबर 1, आंसर आपको मिलेगा -CV, क्योंकि पोलरिटी अब चेंज हो गया। फाइनल वाले केस में देखो फर्स्ट प्लेट अब नेगेटिव आ रहा है, तो CV से -CV जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपने फ्लो करवाया, अमाउंट मैग्नीट्यूड कितना फ्लो करवाया, 2CV। यहाँ से भी देखा जा सकता है। बाकी आप इस फॉर्मेट से भी देख सकते हैं कि फाइनल पोलरिटी को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इनिशियल वाली अपने आप नेगेटिव कंसीडर हो जाएगी अगर चेंज हुई है तो फाइनल माइनस इनिशियल से आपको फ्लो ऑफ चार्ज मिला। सेकंड नंबर पर आपको देखना है एनर्जी कंपोनेंट कितना है, हीट लॉस कितना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन में एनर्जी कितनी, तो हाफ CV स्क्वायर। फाइनल कंडीशन में एनर्जी कितनी, अगेन हाफ CV स्क्वायर। तो कैपेसिटर की एनर्जी कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आपसे पूछा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो वो वैल्यू आपका सेम ही रहेगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनर्जी कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है, एनर्जी कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं, यानी कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हुई है। नो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बिकॉज हमें मिल रहा है U इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल। लेकिन एक पॉइंट हमें ये समझ में आना चाहिए, कि चार्ज तो फ्लो किया है और चार्ज कनेक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो हुआ होगा, इसका मतलब हीट लॉस तो यहाँ पर हुआ है और उसी हीट लॉस को हमें कैलकुलेट करना है। तो हीट लॉस हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमें देखना पड़ता है कि बैटरी ने वर्क डन कितना किया, वर्क डन बाय बैटरी। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि वर्क डन बाय बैटरी कितना है,
और बैटरी वर्क डन अगर हम कैलकुलेट कर लें, फिर आप ये देखें कि कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज हुआ, वहां से फिर हम हीट लॉस इसको कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी सॉल्व होता है अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, सो अमाउंट कितना चार्ज फ्लो किया 2 CV, बैटरी का ईएमएफ कितना है V। सो वर्क डन बाय बैटरी यहां पर हमें मिलेगा 2 CV²। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी इज 2 CV²। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है हीट लॉस। तो एक कॉन्सेप्ट समझें कि जितना भी बैटरी वर्क डन करती है उसमें से कुछ पार्ट तो कैपेसिटर की एनर्जी में स्टोर होता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हीट फॉर्म में लॉस हो जाता है। बिकॉज अगर चार्ज कंडक्टिंग वायर से फ्लो करेगा तो हीट लॉस तो होगा। तो हीट लॉस कैलकुलेट करने का एक मेथड हमें मिलता है, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो बैटरी का वर्क डन 2 CV² और एनर्जी में चेंज 0। तो हीट लॉस हमें कितना मिला, हीट लॉस मिला 2 CV²। अब आते हैं हम ऑप्शंस पे, ध्यान रखना हीट लॉस 2 CV², वर्क डन आपका 2 CV², चेंज इन एनर्जी 0। नाउ फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट था। सेकंड ऑप्शन आफ्टर रिकनेक्टिंग नो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, जबकि बैटरी ने तो सप्लाई किया है, हमें अमाउंट मिला, आपने कैलकुलेट किया, वैल्यू कितना मिला 2 CV²। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड, आफ्टर रिकनेक्टिंग होल ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, बिल्कुल देखा जा सकता है। वर्क डन बाय बैटरी 2 CV² और हीट लॉस ये भी आपका 2 CV², मतलब जितना भी बैटरी ने वर्क डन किया वो पूरा हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ, आफ्टर रिकनेक्टिंग थर्मल एनर्जी डेवलप इज 2 CV², हीट लॉस कितना हो 2 CV² का, तो ये भी आपका करेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सी डी आर करेक्ट, ए सी डी आर ट्रू। और आपको कौन सा स्टेटमेंट फाइंड करना है, इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। तो आंसर हमें क्या मिला, ऑप्शन बी, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Next, two capacitors C1 and C2 are charged to 120 volt and 200 volt respectively. It is found that by connecting them together, the potential on each one can be made zero. Then, ध्यान दें, दो कैपेसिटर्स हमें दिए गए, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की अगर हम बात करें तो C1 एंड C2, ये दो कैपेसिटर्स आपको दिए गए। फर्स्ट का पोटेंशियल है 120 वोल्ट, सेकंड का पोटेंशियल है 200 वोल्ट। अब आपको बोला गया कि इन दोनों को जब आपने कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने पर इनका फाइनल पोटेंशियल कितना, 0। इसका मतलब कॉमन पोटेंशियल 0 हो गया। कॉमन पोटेंशियल 0 कब हो सकता है, क्या कंडीशन में, किस कंडीशन में? कॉमन पोटेंशियल आपका 0 तब हो सकता है जब इन दोनों कैपेसिटर्स को रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट किया जाए, तब आपको कॉमन पोटेंशियल 0 मिल सकता है। रिवर्स पोलरिटी में अगर इन दोनों को कनेक्ट किया गया तो इक्वेशन हमें मिलेगा कॉमन पोटेंशियल का C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल आना कितना चाहिए, 0। दोनों का वैल्यू पुट करें, C1 120 माइनस C2 200 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो ये जो C1 प्लस C2 है ये टर्म तो बन जाएगा 0, लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और रिजल्ट आपके पास रहेगा 120 C1 इज इक्वल टू 120 C1 इज इक्वल टू 200 C2। तो 40 से आपने इसको कैंसिल आउट किया एंड रिजल्ट रहा 3C1 इज इक्वल टू 5C। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है, देखिए a capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram। सबसे पहले आपने इस फर्स्ट कैपेसिटर को, ये जो 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, इसको आपने चार्ज किया। सेकंड वाला जो 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है ये सर्किट से भी बाहर, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है ना बैटरी के साथ ना कैपेसिटर के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस में इस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना बन जाएगा, V। नाउ स्विच को आपने 1 से 2 पर कनेक्ट कर दिया। जब आपने स्विच को 1 से 2 पर कनेक्ट कर दिया तो इन दैट केस आपसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, यानी कितना एनर्जी लॉस हुआ। आप ये बताएं कि इनिशियली, अच्छा इस केस को एक बार समझो। फर्स्ट केस में आपने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटर के पास आ गया, तो कैपेसिटर के पास भी पोटेंशियल हमें मिला भी। नाउ जब आपने स्विच को सेकंड से कनेक्ट किया तो बैटरी का कनेक्शन अब हट चुका है, यानी अब ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कॉमन पोटेंशियल कितना है, हीट लॉस कितना है।
बात समझ में आ रही है? यानी फर्स्ट केस तो है आपका बैटरी कनेक्टेड विद कैपेसिटर, सेकंड केस है आपका कैपेसिटर कनेक्टेड विद कैपेसिटर। दोनों के लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट चलते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपने वी कैलकुलेट किया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि इनिशियल ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है, क्या इसकी एनर्जी बता सकते हैं क्या? इनिशियल एनर्जी कितनी है? इनिशियल एनर्जी इसकी बनेगी हाफ सी वी स्क्वायर, और सी के प्लेस पर अगर हम 2 माइक्रो पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगा 2 माइक्रो बाई 2 वी स्क्वायर। यानी इनिशियल एनर्जी कंपोनेंट हमें मिल गया माइक्रो वी स्क्वायर। बिकॉज आपको हीट लॉस का परसेंटेज देखना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी को स्टोर किया। ठीक है। नाउ सेकंड केस में हमें क्या दिया गया कि ये जो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, जिसका पोटेंशियल है वी, अब जैसे ही आपने स्विच को 2 पोजीशन से कनेक्ट किया, तो अब यहाँ पे कनेक्शन मिला आपको 8 माइक्रोफेरेड के साथ। लेकिन इनिशियली ये जो कैपेसिटर है अनचार्ज की है। ठीक है। तो इस केस में हीट लॉस हम कैसे सॉल्व करते हैं? हीट लॉस कैलकुलेट करने का बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पर ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसको आपने कंसीडर किया V1 C1, सेकंड कैपेसिटर आपने कंसीडर कर लिया V2 C2, दोनों का वैल्यूज पुट करें। तो वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो डेल्टा H हाफ C1 2 माइक्रो 8 माइक्रो डिवाइड बाय 2 माइक्रो प्लस 8 माइक्रो। फर्स्ट कैपेसिटर के पास पोटेंशियल V, सेकंड के पास जीरो। सॉल्व किया, ध्यान से देखना, हाफ 16 माइक्रो स्क्वायर बाय 10 माइक्रो वी स्क्वायर। सो डेल्टा एच कंपोनेंट ये हमें मिला माइक्रो स्क्वायर, एक माइक्रो कैंसिल आउट, 16 बाई 2 रिप्रेजेंट करेगा 8 को, तो वैल्यू आ गई आपके पास 8 बाई 10 माइक्रो वी स्क्वायर। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट लॉस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? हीट लॉस। क्या रिप्रेजेंट हुआ? हीट लॉस। तो ये इक्वेशन टू आपकी हीट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आपसे पूछा गया कि कितना परसेंट लॉस हुआ है, कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो परसेंटेज लॉस इन हीट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट लॉस डिवाइड बाय टोटल इनिशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100%। सो डेल्टा एच 8 बाई 10 माइक्रो वी स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी आपने अभी कैलकुलेट किया माइक्रो वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। सो माइक्रो वी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एंड परसेंटेज लॉस हमें मिला 8 बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100%, एंड आंसर इज 80%। तो 80% यहाँ पर हीट लॉस हुआ। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक अच्छा न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ड्रॉ करना है। आपको दो कैपेसिटर्स की प्लेट्स गिवन है पी एंड क्यू। पी पे पॉजिटिव चार्ज, क्यू पे नेगेटिव चार्ज। बीच में दो डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स आपकी रखी हुई है, सबका थिकनेस सेम दिया है, ठीक है ना, K1 एंड K2। तो K1 का वैल्यू K2 से कम ये हमें दिया गया है। मैंने आपको ड्रॉ करना है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विद द डिस्टेंस d as measured from plate P2 as measured from plate P is correctly shown by। तो पहली बात हमें समझना चाहिए कि एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरा प्लेट नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो P2Q आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। ठीक, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कांस्टेंट वैल्यू को आता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। सेकंड थिंग, लॉजिक समझते चलो। अगर हम बात कर रहे हैं ई एयर और ई वैक्यूम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कंसीडर कर रहे हैं ई नॉट, तो ई मीडियम में जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए ई नॉट बाई के, जहां पे के रिप्रेजेंट करता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। और फील्ड हमें कैसा मिलता है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मिलता है, बिकॉज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, इसी डायग्राम में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बनाने का ट्राई करता हूँ, और फिर हम उसको ऑप्शन से मैच कर लेंगे। जैसे ही आप पी प्लेट से क्यू प्लेट की तरफ चलना स्टार्ट, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, और इस कांस्टेंट वैल्यू को मैंने रिप्रेजेंट किया ई नॉट से। किससे रिप्रेजेंट किया? ई नॉट से। क्लियर? फिर आपको मिला मटेरियल K1। तो मटेरियल मीडियम में जाने के बाद यहाँ पर अब आपको फील्ड मिलने लगेगा ई नॉट बाई K1, ई नॉट बाई K1। तो ई नॉट बाई K1 आपने यहाँ पे बना दिया, यानी जो वैल्यू आ रही थी आपकी ई नॉट, उससे थोड़ी कम वैल्यू आनी चाहिए, तो ई नॉट बाई K1। तो वेरिएशन कुछ इस तरीके से रहा। थर्ड में फिर एयर आ गया, एयर आते ही आपको इफेक्ट कितना मिलने लगेगा? ई नॉट ही मिलने लगेगा।
फोर्थ नंबर पे फिर आपके पास मटेरियल आया, और इस बार मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2। तो वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा E नॉट बाई K2, और ये आपका सेकेंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा E2। E2 इज इक्वल टू E नॉट बाई K2। अब एक बात समझिए, K1 ग्रेटर है या K2? K2 ग्रेटर है, तो K2 अगर ग्रेटर है तो E2 का वैल्यू कम आना चाहिए। K2 अगर ग्रेटर है तो E2 का वैल्यू कम आना चाहिए, मतलब जो E2 आपको मिलेगा वो इस E1 से भी कम मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिलेगा। ठीक है, और ये आंसर आपने लिखा E नॉट बाई K2। अगेन एयर आ गया, तो इफेक्ट आपको मिलेगा E नॉट, यानी वेरिएशन कुछ इस तरीके से मिला, पहले कांस्टेंट, फिर डिक्रीज करेगा E1, फिर कांस्टेंट, फिर ज्यादा डिक्रीज करेगा बिकॉज K2 इज ग्रेटर देन K1, फिर E1। तो ऐसा वेरिएशन मिलना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। बताएं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a spherical drop of capacitance 1 microfarad is broken into 8 drops of equal radius. Now the capacitance of each small drop is, ध्यान दें, कॉन्सेप्ट समझना। हमें क्या बोला गया कि एक बिगर ड्रॉप है, इस बिगर ड्रॉप का रेडियस में मान लेता हूं है ना। इस बिगर ड्रॉप को आपने ब्रेक कर दिया 8 इक्वल ड्रॉप्स में, और इन सबका रेडियस में मान लेता हूं स्मॉल आर, एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर 8। तो पहली बात ये आपको बोला गया कि कैपेसिटेंस कंपेयर करना है, तो ये आपको स्फीयर दिया गया है, स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है, स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस लिखेंगे तो क्या आना चाहिए? स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस, सिंगल स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस आना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना, किस तरीके से कंपेयर किया जाए? तो पहला पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पर वॉल्यूम कंजर्व्ड होना चाहिए, क्योंकि आपने बिगर ड्रॉप से स्मॉलर ड्रॉप को फॉर्म किया है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई कैपिटल आर क्यूब, स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और ऐसी कितनी ड्रॉप्स आपने बनाई? एन। तो सबसे पहले आपने कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ रिलेट कर लिया, सो वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज इक्वल टू कैपिटल एन पावर 1 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, और एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ड्रॉप्स को। तो अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन से चले तो वैल्यू क्या लिखोगे? सी वेग इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर के प्लेस पर एन पावर 1 बाई 3 स्मॉल आर। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आया एन पावर 1 बाई 3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, जो रिप्रेजेंट करेगा स्मॉलर ड्रॉप के कैपेसिटेंस को। तो कैपेसिटेंस इस फॉर्मेट से रिप्रेजेंट रिलेट किया जा सकता है। अब हमें क्या दिया गया? एक बड़ा कैपेसिटर जिसका वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड, 8 ड्रॉप्स में इसको ब्रेक किया गया, स्मॉलर ड्रॉप का कैपेसिटेंस सॉल्व करें। सो 8 पावर 1 बाई 3 रिप्रेजेंट करेगा 2 को, और रिजल्ट हमें मिल जाएगा सी स्मॉल इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, two parallel plate of condenser have been connected to a battery of 300 volt, and the charge collected by each plate is 1 microcoulomb. The energy supplied by the battery, energy supplied by the battery हमें कैलकुलेट करना, मतलब वर्क डन बाय बैटरी सोल्व करना है, और आपको डेटा गिवन है पोटेंशियल एंड चार्ज का, ध्यान देना। सो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ, यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ? 1 माइक्रो का, एंड ईएमएफ कितना है? 300 वोल्ट। तो सॉल्व करेंगे वैल्यू मिलेगा 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 300 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक अच्छा न्यूमेरिकल, ध्यान। Two capacitor, two spheres of radius r1 and r2 have equal charge are joined together with a copper wire. ठीक है, if V is the final potential, V is the final potential on each sphere after they are separated to each other, then the initial charge on any of the sphere was, then initial charge on any sphere was, देखो इनिशियल में क्या दिया है कि दोनों के पास इक्वल चार्ज, ये दो स्फीयर्स आपने कंसीडर करें, इन दोनों के पास इक्वल चार्ज है Q एंड Q,
फर्स्ट का रेडियस R1, सेकंड का रेडियस R2, दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया वायर से। तो वायर से कनेक्ट करने के बाद इनका फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया, दोनों का पोटेंशियल बन गया, यानी कॉमन पोटेंशियल फॉर्मेट से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉमन पोटेंशियल कितना, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझो। C1V1 रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, C2V2 रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, और यहाँ पे कैपेसिटर आपको स्फीयर की फॉर्म में दिया है, दोनों पे चार्ज आ जाएगा Q प्लस क्यू डिवाइड बाय, अगर हमें स्फीयर दिया है तो स्फीयर का कैपेसिटेंस आप कैसे लिखते हैं, स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पुट कर रहे हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो ये वैल्यू आपको मिला Vc का। Vc कॉमन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और आपको Vc का वैल्यू दिया है V, तो आप V पुट कर दें, तो V इज इक्वल टू 2Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2, एंड कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ Q। सो Q इज इक्वल टू ध्यान दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2 V बाई 2, एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख सकते हैं। K रिप्रेजेंट करता है वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा K डिनोमिनेटर में, सो V बाय 2K R1 प्लस R2, अमाउंट ऑफ चार्ज जो दोनों स्फीयर्स के पास इनिशियली अवेलेबल था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a parallel plate capacitor has rectangular plates of area 400 centimeter square are separated by a distance 2 millimeter and medium as air. What charge will appear on the plates if a 200 volt potential difference is applied across the condenser? ध्यान दें, आपको एक कैपेसिटर की स्पेसिफिकेशन गिवन है कि प्लेट एरिया है आपके पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 400 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना गिवन है, 2 मिलीमीटर, जिसको ऐसा सिस्टम में हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 मीडियम है, और इसको आपने V वोल्ट यानी 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना, so amount of charge we can calculate by using C multiply by V, Q is equal to C। अब C कैसे सॉल्व करें, A epsilon naught D, A epsilon naught by D multiply by V। क्या सभी वैल्यूज हमें गिवन है, बिल्कुल, तो क्या Q कैलकुलेट किया जा सकता है, एरिया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2, एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 पावर माइनस 12, पोटेंशियल 200 डिवाइड बाय सेपरेशन आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3, तो नंबर एक साथ 10 की पावर एक साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 8.85, 2 and 2 कैंसिल आउट, 2 and 2 कैंसिल आउट, 10 की पावर्स -2 -12 प्लस 2, एंड डिनोमिनेटर में है 10 माइनस 3, ये ऊपर जाएगा बनेगा 10 प्लस 3, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान दें 8 4 जा 32 होता है, यानी 32 से बड़ा आंसर थोड़ा आना चाहिए। यहाँ पर हम ऑप्शन देख रहे हैं, देखो 3.54 3.54 3.5, तो वैल्यू तो यहाँ पे बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 35.4। नाउ 10 की पावर्स -2 -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, एंड -12 प्लस 3 ये रिप्रेजेंट करेगा -9 को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा 3.54, तो पावर आ जाएगी 10 पावर -8 कूलम। So option B will be the right answer. Next, एक अच्छा न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए। A capacitor of capacitance 100 microfarad is charged by connecting it to a battery of 12 volt and internal resistance 2 ohm. The time taken before 99% of the maximum charge is stored on the capacitor. ठीक है, ध्यान दें, चार्जिंग केस में बात करें तो चार्जिंग केस में इक्वेशन क्या बनता है, चार्जिंग केस में इक्वेशन आता है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टो, और टो के प्लेस पर हम यूज करते हैं R से। ठीक, हमें R गिवन है, देखो R गिवन है 2 ओम, बैटरी जो आपने कनेक्ट करा है वो 12 वोल्ट,
एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको गिवन है 100 माइक्रोफैरेड, और आपको बोला गया टाइम टेकन बिफोर 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। ये जो बेसिक इक्वेशन है ये किसी भी टाइम इंस्टेंट पर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है जब 99% चार्ज स्टोर हो जाए, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी 99/100 क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट। अब क्यू नॉट कितना लिखें, चलो क्यू नॉट को क्यू नॉट ही लिखते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं। सो 1 माइनस ई टी हमें कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू गिवन है 2 एंड सी का वैल्यू गिवन है 100 माइक्रोफेरेड, और 100 माइक्रोफेरेड को लिखा जा सकता है 10 पावर माइनस 4 फेरेड। तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया, तो 10 पावर माइनस 4 ये वैल्यू मिला। क्यू नॉट कैंसिल आउट हुआ, 99.100 रिप्रेजेंट करेगा 0.99 को, एंड इक्वेशन 1 माइनस ई माइनस टी बाय 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 ये इक्वेशन है। सो एक्सपोनेंशियल टर्म को आपने अलग कर लिया, 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.99, यहाँ बचेगा आपके पास 0.0, ठीक है। नाउ ई माइनस टी डिवाइड बाय 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 2, दोनों तरफ इनवर्स ले लो, इनवर्स लेते ही नेगेटिव टर्म हट जाएगा, इज इक्वल टू 10 पावर 2, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया जाए ताकि एक्सपोनेंशियल हट जाए। सो टी डिवाइड बाय 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 इज इक्वल टू ln 10 पावर 2, और ln 10 पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 ln 10, क्या log 10 का वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ गिवन 2.303 हम यूज कर लेंगे। सो t डिवाइड बाय 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2.303, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपको मिला 4.606। सो वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4.6। देखो 4.6 इंटू 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके 9.2 इंटू 10 पावर माइनस 4, और टाइम आएगा आपका सेकंड। यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0.92 मिली सेकेंड, सो 0.92 इंटू 10 पावर माइनस 3, 9.2 इंटू 10 पावर माइनस 4, बोथ आर इक्वल, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट, two conductors insulated from each other charged by transferring electrons from one conductor to other, यानी दो कंडक्टर्स हैं, दोनों इंसुलेटेड है एक दूसरे से, अब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे चार्ज ट्रांसफर किया गया, तो आपको बोला गया कि आफ्टर 25 into 10 power 12 electrons have been transferred, the potential difference डेवलप हो गया 16 वोल्ट का। तो कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले ये बात बताएं कि चार्ज कितना फ्लो किया होगा। इलेक्ट्रोस्टेट में आपने पढ़ा Q इज इक्वल टू एन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए गए, तो 25 इंटू 10 पावर 12, और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो कितना चार्ज स्टोर हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 8 कूलम। पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल है 16 वोल्ट। क्या सॉल्व करना है, कैपेसिटेंस, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन। क्या चार्ज का वैल्यू C मल्टीप्लाई बाय V के इक्वल होगा, बिल्कुल। तो कैपेसिटेंस क्या हम Q बाई V से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। तो कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया, सो C इज इक्वल टू Q बाई V, चार्ज कितना 25 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 8, पोटेंशियल कितना 16, सॉल्व किया तो कैपेसिटेंस हमें मिला 25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 8 फेरेड। ऑप्शंस देखें, ऑप्शन सब टर्म्स में गिवन है, यानी हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आपने इसको लिखा 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 6 फेरेड, बिकॉज हमें माइक्रो टर्म दिख रहा है, सो 0.25 माइक्रो फेरेड, ऑप्शन बी, यानी हमारा आंसर आ गया। अब आंसर को गिवन टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो टर्म गिवन है उसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किया वैल्यू मिला 0.25 माइक्रो फेरेड, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, a condenser of capacity 10 microfarad has been charged to 100 volt. It is connected to another uncharged condenser
द कॉमन पोटेंशियल इज 40 द कैपेसिटेंस ऑफ द अनदर कंडेंसर। यानी आपको यहाँ पे दिया गया है कि दो कैपेसिटर से दो कंडेंसर है। फर्स्ट कंडेंसर कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल 100 वोल्ट। इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया, मतलब इसका पोटेंशियल तो जीरो है और कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करना है C2 एंड कॉमन पोटेंशियल कितना दिया गया, कॉमन पोटेंशियल इज 40। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें हमें आंसर मिल जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो कॉमन पोटेंशियल इज 40 इज इक्वल टू C1 10 माइक्रो, या इसको माइक्रो में ही रहने दें ज्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज जो सेकेंड कैपेसिटेंस आपको मिलेगा वो भी तो माइक्रो में ही आएगा, तो आप इस टर्म को माइक्रो में ही रहने दें। सो 40 माइक्रो, V का वैल्यू 100 प्लस C2 इंटू 0 डिवाइड बाय C1, C1 इज 10 माइक्रो प्लस C2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो वैल्यू आई 400 माइक्रो प्लस 40 C2 is equal to 1000 micro. So 40 C2 is equal to 600 micro. Clear? So C2 is 600 micro divided by 40, calculate किया तो 0 0 कैंसिल आउट एंड 15 इंटू 4 वो 60 को रिप्रेजेंट करता है, यानी आंसर आ गया 15 माइक्रोफैरेड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next, three condensers of each capacitance 10, 20, 30 microfarad are first connected in series, then connected in parallel. The ratio of the resultant capacitance in these two cases. तो 10, 20, 30 सबसे पहले इनको सीरीज कनेक्टेड किया गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट होता है। so 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम लिया 60 एलसीएम, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 ये 1/C। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको मिला सीरीज केस में, सीरीज केस में वैल्यू रहा 60/11 एंड यूनिट माइक्रोफैराड। फिर हमने कैलकुलेट किया पैरेलल, है ना। ये जो C इक्विवेलेंट है हम इसको CS से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नोटेशन करना थोड़ा सा इजी रहेगा, सीरीज CS सीरीज। नाउ पैरेलल में इसको कनेक्ट किया तो वैल्यू बन जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को सम कर दिया जाए तो 10 प्लस 20 प्लस 30, फाइनल आंसर हमें कितना मिला 60 माइक्रोफैरेड, सभी का यूनिट माइक्रो में था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू आ गया 60 माइक्रोफैरेड। नाउ हमें रेशियो कैलकुलेट करना है सीरीज अपॉन पैरेलल का, तो वैल्यूज पुट कर दी जाए, सीरीज वैल्यू 60/11 माइक्रो डिवाइड बाय पैरेलल वैल्यू 60 माइक्रो, कैलकुलेट किया रिजल्ट 1/11, तो सीरीज अपॉन पैरेलल का रेशियो आ गया 1/11। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा न्यूमेरिकल, ध्यान से 5 identical plates each of area A joint as shown in the figure. The distance between the plates is D. The plates are connected to a potential difference of V volt. The charge on the plates 1 and 4 will be. अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन से भी बन जाएगा। मुझे एक बात बताएं कि जो 1 नंबर वाली प्लेट है, यहाँ पे 5 प्लेट्स आपके पास है, ये 1 नंबर प्लेट, ये 2 नंबर प्लेट, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे 1 नंबर प्लेट से कितने कैपेसिटर्स के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो 1 नंबर प्लेट और 2 नंबर प्लेट केवल पास पास, यानी केवल यहाँ पर एक ही कैपेसिटर बनेगा, वहां पे एक ही कैपेसिटर बनेगा। यहाँ पर आपको एरिया कितना दिया है, हर प्लेट का एरिया ए है, सेपरेशन डी है, मतलब जो कैपेसिटर बनेगा वो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कैपेसिटेंस का बनना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी 1 की, 3 की एंड 5 की पोलैरिटी आनी चाहिए पॉजिटिव। और जो 2 नंबर 4 नंबर बैटरी कनेक्टेड है, जो प्लेट कनेक्टेड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब 2 नंबर एंड 4 नंबर की पोलैरिटी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो फर्स्ट प्लेट पे जो चार्ज मिलेगा वो आपको C इंटू वी मिलना चाहिए, C इंटू वी मिलना चाहिए, और उसका पोलैरिटी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी फर्स्ट का आंसर आना चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी। एंड जो 4th नंबर प्लेट है उस पे पोलैरिटी तो नेगेटिव है, यानी चार्ज तो नेगेटिव मिलेगा। एंड ये जो प्लेट कनेक्टेड है ये 2 कैपेसिटर्स में कॉमन रहेगी,
फर्स्ट कैपेसिटर जो 3 और 4 के बीच में बनेगा, सेकंड कैपेसिटर जो 4 और 5 के बीच में बनेगा, यानी दोनों कैपेसिटर से यहाँ पे चार्ज मिलेगा, तो वैल्यू रहेगा -CV, तो वैल्यू आ जाएगा -2CV। यानी बाई ऑब्जर्वेशन में ये बोल सकता हूँ, कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। मुझे आंसर तो मिल गया कि ऑप्शन सी आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि हम मेथड की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मेथड पे बात कर लेते हैं। सी का वैल्यू हमने ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी ये कंसीडर कर लिया। अब इस कैपेसिटर को हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ये देखो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कौन कौन सी प्लेट्स कनेक्टेड है, 1 3 5। तो आपने यहाँ पे 1 3 5 ये कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल, ठीक है, यानी पॉजिटिव, ये आपने एक साथ बना लिया। और जो सेकंड प्लेट है आपकी, 2 एंड 4 ये कनेक्टेड है लो पोटेंशियल, 2,4, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स। अब हमें क्या करना है, कैपेसिटर बनाना है। तो कैपेसिटर यहाँ पे कितने बन रहे हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट कैपेसिटर बन रहा है बिटवीन प्लेट नंबर 1 एंड 2, तो बिटवीन प्लेट नंबर 1 एंड 2 आपने कैपेसिटर बनाया। फिर बिटवीन प्लेट नंबर 2 एंड 3 ये सेकंड कैपेसिटर बना। फिर 3 एंड 4 थर्ड कैपेसिटर, एंड 4 एंड 5 ये फोर्थ कैपेसिटर बना। जो भी हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव रहेगा, जो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है वो नेगेटिव रहेगा। सभी का कैपेसिटेंस इक्वल है सी, क्योंकि सभी के लिए स्पेसिफिकेशन आपको सेम दिया है। यानी जितने भी कैपेसिटर्स यहाँ पे बने हैं सभी का कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, सी आ रहा है। अगर मैं प्लेट्स की नंबरिंग की बात करता हूँ तो प्लेट्स की नंबरिंग इजीली की जा सकती है। ये 1 नंबर प्लेट, ये 2 नंबर प्लेट, जो सेकंड कैपेसिटर बना है बिटवीन 2 एंड 3, थर्ड कैपेसिटर बिटवीन 3 एंड 4, फोर्थ कैपेसिटर बिटवीन 4 एंड 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 नंबर प्लेट 2 बार आ रही है, 1 नंबर प्लेट 1 बार आ रही है। सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है और ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी सभी पे पोटेंशियल कितना बनेगा, V। यानी हर एक कैपेसिटर पे अगर आपको चार्ज पूछा गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो सभी कैपेसिटर पे जो चार्ज रहेगा उसका वैल्यू है CV। तो फर्स्ट कैपेसिटर पे भी कितना चार्ज है, CV। सेकंड कैपेसिटर पे कितना चार्ज, CV। थर्ड पे कितना, CV। फोर्थ पे कितना, CV। ठीक। अब आप बात करते हैं कि प्लेट्स पे कितना कितना चार्ज है। तो जो 1 नंबर वाली प्लेट है वो केवल एक ही बार आई है, फर्स्ट कैपेसिटर में आई है। उस पे जो चार्ज आपको मिलेगा Q1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नेचर आना चाहिए पॉजिटिव, वैल्यू आना चाहिए CV। और CV आप क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट D मल्टीप्लाई बाय V। फोर्थ नंबर प्लेट कितनी बार आई, 2 बार, एक बार थर्ड कैपेसिटर में, एक बार फोर्थ कैपेसिटर में। थर्ड कैपेसिटर पे चार्ज कितना, CV। फोर्थ कैपेसिटर पे चार्ज कितना, CV। क्वालिटी कैसी दोनों साइड नेगेटिव, तो वैल्यू क्या बनेगा, -2CV। तो आंसर क्या मिला, -2A एप्सिलॉन नॉट बाय D मल्टीप्लाई बाय V। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। सीधे हमें आंसर मिल जाता है। ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, a 4 microfarad condenser is connected in parallel to another condenser of 8 microfarad. Both the condenser are then connected in series with a 12 microfarad condenser and charged to 20 volt. ध्यान दें, हमें एक सर्किट फॉर्म करना पड़ेगा जैसा डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट आपको दिया है कि 4 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड both are connected in parallel, 4 microfarad and 8 microfarad both are connected in parallel, then 12 माइक्रोफैरेड इन सीरीज, और ये पूरा कॉम्बिनेशन एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। नाउ आपसे पूछा गया द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ 4 माइक्रोफैरेड कंडेंसर्स। ध्यान दें, हमें अगर 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे पोटेंशियल पता चल जाएगा तो क्या हम उसका चार्ज सोल्व कर पाएंगे, Q इज इक्वल टू CVC। बिल्कुल कर पाएंगे। तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये 4 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है, क्या ये पैरेलल में कनेक्टेड है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट ए और बी के बीच में क्या 4 एंड 8 पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ का टोटल कैपेसिटेंस कितना बनेगा, टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे बनेगा 12 माइक्रोफैरेड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि बिटवीन पॉइंट ए एंड बी 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड, बिटवीन पॉइंट बी एंड सी अगेन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड।
बैटरी टोटल है 20 वोल्ट की, बैटरी टोटल है 20 वोल्ट की, तो दोनों कैपेसिटर्स, दोनों कॉम्बिनेशन के पास कितना कितना पोटेंशियल चला जाना चाहिए, 10 वोल्ट 10 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल होना चाहिए। बिटवीन ए एंड बी पोटेंशियल 10 वोल्ट, बिटवीन बी एंड सी पोटेंशियल अगेन 10 वोल्ट। ठीक, तो 4 माइक्रोफैराड पे कितना मिलेगा, उसके पास भी आपका 10 वोल्ट ही रहेगा। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर हैविंग वैल्यू 4 माइक्रोफैराड हम कैलकुलेट कर सकते हैं सी इंटू वी से। तो 4 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट, आंसर आ गया 40 माइक्रो कूलम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट basic question. A capacitor with square shaped plates has capacitance C. यानी सबसे पहले आपको एक कैपेसिटर दिया गया जिसका वैल्यू C है, और C हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाय D से। नाउ हमें क्या बोला गया, when the capacitance when separation is decreased by 20%, यानी एक नया कैपेसिटर आपने बनाया जिसमें सेपरेशन आपने कितना डिक्रीज कर दिया 20%, और एरिया इंक्रीज कर दिया 20%। सो न्यू एरिया, न्यू प्लेट एरिया कितना बनेगा, प्रीवियस प्लस 20% इंक्रीमेंट। सो न्यू प्लेट एरिया विल बी 1.2a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेपरेशन आपने डिक्रीज किया 20%, तो पहले इनिशियल था आपके पास d, 20% डिक्रीज कर दिया, द न्यू सेपरेशन विल बी 0.8d। क्या इन दोनों डेटा को यूज करके न्यू कैपेसिटेंस सॉल्व किया जा सकता है, a डैश एप्सिलॉन नॉट बाय d डैश। सो वैल्यू देख, सो 1.2 a एप्सिलॉन नॉट बाय 0.8d, जहां पर a एप्सिलॉन नॉट बाय d रिप्रेजेंट करेगा c को जो बेसिक आपको दिया है, एंड 1.2 डिवाइड बाय 0.8 ये रिप्रेजेंट करेगा 3/2। तो आंसर मिला हमें 3/2 c। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 5 माइक्रोफैराड, यानी आपको C दिया है, C इज 5 माइक्रोफैराड। When a glass plate is placed in between the plates of the conductor, then its potential become 1/8 of the original value। ध्यान देना, यानी इसका कुछ पोटेंशियल होगा भी इनिशियल, ठीक है, हमने भी मान लिया, और चार्ज की वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं C। अब हमें ये बोला गया कि इस कैपेसिटर में अगर हम एक ग्लास प्लेट फिल कर दें, तो ग्लास प्लेट फिल करते ही मुझे एक बात बताएं कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा Kc। क्या चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, क्या चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज आया, चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। क्यों, बिकॉज ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, और आइसोलेटेड कैपेसिटर में इन एन आइसोलेटेड कैपेसिटर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी चार्ज की अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज अभी भी कितना मिलना चाहिए, CV मिलना चाहिए। तो अगर चार्ज CV मिल रहा है तो पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए, V/K। तभी आप KC और V/K को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको CV मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया कि पोटेंशियल बिकम्स 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, यानी V/K V/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल पोटेंशियल। कंपेयर किया, K का वैल्यू कितना 8, यानी जो मटेरियल आपने फिल किया है, जो ग्लास प्लेट आपने फिल किया, उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 8। क्लियर। नेक्स्ट, when separation is decreased by 2% and side of the plate is increased by 3%, then change in capacitance। जो चेंजेस आपको दिए हैं वो लेस देन 5%, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एरर मेथड का। फॉर्मेट क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। रिलेशन अगर आप देखें तो मिलेगा आपको A D इनवर्स, ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपको दिया है side of the plate is increased by 3% and separation is decreased by 2%, यानी डेल्टा D by D ये वैल्यू हमें गिवन है 2% डिक्रीज, एंड साइड में आपको चेंज दिया है इंक्रीज बाय 3%। अब अगर हम यहां पर स्क्वायर प्लेट कंसीडर करें तो एरिया बनेगा A स्क्वायर, ठीक है ना, यानी साइड स्क्वायर। हम इसको साइड स्क्वायर कंसीडर कर लें तो एरिया यहाँ पे कितना रहेगा, A रहेगा, यानी यहाँ पे साइड स्क्वायर आ जाएगा, A इज साइड स्क्वायर L स्क्वायर।
और अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट कंसीडर करें तो एरिया बन जाएगा L इंटू बी। दोनों ही केस में हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज जो चेंज आपको दिया है वो 3% इंक्रीज दिया है। फर्स्ट केस से आप लिखोगे तो डेल्टा L बाई एल का वैल्यू 3% लिख देंगे। सेकंड केस में आप लिखोगे तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि डेल्टा L बाई एल और डेल्टा B बाई बी बोथ आर 3%, और हमें मतलब है टोटल एरिया से। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पर स्क्वायर प्लेट मानते हुए भी चलें तो हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो डेल्टा L बाई एल ये हमें गिवन है 3% इंक्रीमेंट। नाउ ये जो इक्वेशन आपने लिखा C प्रोपोर्शनल टू ए डी इनवर्स, यहां से आप देखें परसेंटेज चेंज इन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एरिया माइनस आएगा एंड परसेंटेज चेंज इन डी। माइनस क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे पावर नेगेटिव। वैल्यू लिखें चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया को आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर की टर्म में। ए क्या है? एल स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास, जैसे आप एरिया को क्या लिखोगे? एल स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया क्या बनेगा? डेल्टा ए बाई ए, वो रहेगा आपका 2 डेल एल बाई एल। ये फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो चेंज इन कैपेसिटेंस आपको मिला 2 टाइम्स डेल एल बाई एल माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई। वैल्यू पुट कर दें। लेंथ साइड में चेंज 3% इंक्रीमेंट पॉजिटिव में आना चाहिए। सेपरेशन 2% डिक्रीमेंट तो नेगेटिव में आना चाहिए। सो वैल्यू मिली 6 प्लस 2, आंसर 8% पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है कि इंक्रीज हुआ है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Calculate the capacitance of a spherical capacitor if the diameter of the inner is 0.2 meter and outer is sphere is 0.3 meter। मतलब हम उसका रेडियस लिख सकते हैं। रेडियस आपको मिलेगा, इनर के लिए रेडियस आ जाएगा 0.1 मीटर, आउटर पे रेडियस आ जाएगा 0.15 मीटर, बिकॉज आपको डायमीटर गिवन है 0.3 एंड 0.2, एंड स्पेस जो डायरेक्ट्रिक आपने फिल किया है दैट इज इक्वल टू 20। और इस सिस्टम का हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मेट बनता है, ध्यान से देखें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी अपॉन बी माइनस ए। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को हम 1 बाई के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन आर ए बी अपॉन के बी माइनस ए। सभी का वैल्यू पुट कर दिया जाए। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.15 डिवाइड बाय के, वैल्यू ऑफ के 10 इंटू 9 into 10 power 9 मल्टीप्लाई बाय 0.15 माइनस 0.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपको मिल रहा है 15 इंटू 2, वो रिप्रेजेंट करेगा के 300 को 15 इंटू 30 एंड 10 पावर माइनस 3 एंड डिवाइड में 9 इंटू 10 पावर 9 एंड 0.15 माइनस 0.1 0.05 को रिप्रेजेंट करेगा। सॉल्व करना है। सो 300 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड में 9 इंटू 5 इंटू 10 पावर 7 लिख सकते हैं सब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। सो 3 से अगर आप कट करेंगे तो वैल्यू बनेगा यहाँ पर 100 बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10, और 100 बाय 15 रिप्रेजेंट करता है 20 बाय 3 को। सो 20 बाय 3 इंटू 10 माइनस 10, रिजल्ट होगा 6.66 इंटू 10 पावर माइनस 10। ऑप्शन में करके देखें तो ये नंबर तो आपको मिल रहा है, ये 666 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है अभी, लेकिन जो पावर है हमारे पास 10 माइनस 10 है और यहाँ पावर आ रही है 10 माइनस 12। कन्वर्ट किया जा सकता है, 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा 666.66 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैरेड। सो ऑप्शन सी will be the right answer. Next, a parallel plate capacitor has potential 20 kilovolt, potential given 20 kilovolt यानी 20 into 10 power 3 volt, and capacitance ये वैल्यू आपको given 2 into 10 power minus 4 microfarad। ओके, ध्यान रखना 10 minus 4 भी है, माइक्रो भी साथ में है। एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज 0.01 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस 2 मिलीमीटर। सो 2 into 10 power minus 3 मीटर। फाइंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी हम कैसे सॉल्व करते हैं? एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है और एनर्जी सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग हाफ सीवी। सो यू इज इक्वल टू हाफ
सी का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻4, माइक्रो भी साथ में दिया है, तो 10⁻⁻6। वी हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻4 स्क्वायर। यानी यहाँ जो डेटा है एरिया एंड सेपरेशन का वो आपको एक्स्ट्रा गिवन है, उसका हमें कोई यूज यहाँ पर नहीं लेना। ठीक है, सो 2 इंटू कैंसिल आउट, 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट 4 इंटू 10⁻⁻2 यूनिट रहेगा जूल। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान दें। The electric field intensity between the plates of a parallel plate capacitor is 2 into 10⁻5. Clear? If the dielectric of strength 5 is introduced in between the plates of the capacitor, the induced charge density is। यानी पहली बात यह है कि कैपेसिटर के बीच में या प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई मीडियम पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से चेंज होती है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है ई नॉट 1 माइनस 1/k, जहाँ पे के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और आपको इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू यहाँ बन जाएगा सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। ई नोट का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻5 एंड मटेरियल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आपको गिवन है 5, सो 1/5। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, सिग्मा आई का वैल्यू 2 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाई बाई ये ब्रैकेट वैल्यू सॉल्व किया 4/5 एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कैलकुलेशन से ध्यान से करें, तो 2 इंटू 4 8 को रिप्रेजेंट करता है, 2 इंटू 4 ये 8 को रिप्रेजेंट करेगा, और 8/5 मल्टीप्लाई बाई 8.85 एंड 10 की पावर्स यहाँ पे रहेगी -7। क्लियर? नाउ अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे वैल्यू आता है 1.6 इंटू 8.8 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर? ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1.6 आपको गिवन है 1.6 एंड वैल्यू गिवन है आपको 8.8, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आता है 14.08 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10⁻⁻6 और 1.414 ये √2 को रिप्रेजेंट करता है, तो रिजल्ट आपको मिलता है √2 माइक्रो कूलम एंड डेंसिटी की हम बात करें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what will be the surface tension of a soap bubble of charge density 2 microcoulomb meter square, radius 6 millimeter, when axis pressure inside the bubble becomes 0? तो एक्सिस प्रेशर जब 0 हो जाता है, तो उस केस में आप जो प्रेशर वैल्यू आती है, प्रेशर वैल्यू किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर वैल्यू बनता है 40/r। कितना बनता है, 40/r। और बबल के केस में प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बबल के केस में प्रेशर सॉल्व किया जाता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से, और यहाँ से आपको टेंशन कैलकुलेट करना है। सो टी का वैल्यू बन जाएगा टी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट कर सिग्मा गिवन है 2 माइक्रो, सो 2 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर, रेडियस हमें गिवन है 6 मिलीमीटर यानी 6 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड में 8 एप्सिलॉन नॉट, 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कैलकुलेट करें, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 -3 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई बाय, और इसको हम अप्रोक्स 9 मान लेते हैं 8.85, थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा, ये -12। टेंशन सोल्व करना है, 4/8 ये 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, 6/2 3 और 3/9 ये 1/3। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा 1/3 इंटू 10⁻⁻3, 1/3.33 इंटू 10⁻⁻3। टेंशन का यूनिट न्यूटन पर मीटर। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इन दिस फिगर कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक्स, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली बात ये है कि हम इस कैपेसिटर को सही से बना सकते हैं। ये कैपेसिटर आपको कुछ इस तरीके से बना के दिया गया है,
ये है इसके टर्मिनल बी एंड टर्मिनल ए। इस हाफ में आपने फिल किया है K1, यहाँ आपने फिल किया है K2 एंड नीचे आपको मेटेरियल दिया है K3। सेपरेशन आपको दिया है D, और जो हर मटेरियल आपने बनाया ईच मटेरियल उसका एरिया गिवन है A/2, और यहाँ K1 के लिए भी गिवन है D/2, K2 के लिए भी गिवन है D/2। अगर आप इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो इक्विवेलेंट सर्किट हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर एंड दिस वन इज थर्ड कैपेसिटर। A, B, फर्स्ट कैपेसिटर वैल्यू C1, C2 एंड थर्ड कैपेसिटर C3। तो क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि C1 C2 तो आपके सीरीज में है, और जो कॉम्बिनेशन ऊपर वाला बनेगा C1 C2 का वो C3 के साथ पैरेलल में है। तो इसको आप इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि C1 और C2 C3 इन सब का वैल्यू क्या है। तो C1 का वैल्यू रहेगा A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाय सेपरेशन भी D/2। तो C1 का वैल्यू रहा A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D। अब अगर हम ये कंसीडर कर लें कि A एप्सिलॉन नॉट बाय D का वैल्यू C है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D का वैल्यू कितना है, C है। A एप्सिलॉन नॉट बाय D इज इक्वल टू C। अगर हम ये कंसीडर कर लें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि C1 का वैल्यू बनेगा K1C। सिमिलरली अगर आप C2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू आएगा A/2 एरिया एप्सिलॉन नॉट मटेरियल डिवाइड बाय सेपरेशन। अगेन 2 2 कैंसिल आउट, और C2 का वैल्यू कितना बन जाएगा, K2C। नाउ C3 एरिया A/2 मटेरियल K3 बट सेपरेशन इज D। यहाँ पर अब आपको C3 मिला C K3/2। तो तीनों कैपेसिटर का वैल्यू आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया कि C1 C2 C3 हमें कितना कितना मिल रहा है। और डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि C1 और C2 तो हैं आपके सीरीज में और C3 है पैरेलल में। तो सबसे पहले आप C1 और C2 का पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं CAB, तो ये जो CS आपने कैलकुलेट किया अपर ब्रांच के लिए वो पैरेलल आ जाएगा किसके साथ, C3 के साथ। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया कि 1 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन जो आंसर मिलेगा वो C3 के साथ पैरेलल में। सॉल्व कैसे करें भाई, देखो इधर CAB, C1 कितना था, तो रिजल्ट आपके पास रहेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस ये C3। C1 का वैल्यू K1C पुट कर दो, K1C मल्टीप्लाई बाय K2C अपॉन K1C प्लस K2C प्लस K3C/2। C कॉमन आ गया तो वैल्यू आ गई K1 K2C अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3/2C। तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3/2 मल्टीप्लाई बाय C। देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है डी वाला। ठीक है, सी को अगेन आप क्या लिख दो, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो आपको आंसर मिल जाएगा K1 K2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन K1 प्लस K2 प्लस K3/2 और सी के प्लेस पर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, two metallic plates of radius r placed at a distance d apart and its capacity c। यानी सबसे पहले हमें एक सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, इसका रेडियस है r, सेपरेशन है d और कैपेसिटेंस आपने c से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नाउ a plate of radius r/2 and thickness d having dielectric constant 6 is placed in between the plates of the condenser। now new capacity will be, ध्यान देना हम इस सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बना रहे हैं। जो आपने मटेरियल लिया उसका रेडियस कितना है भाई, r/2। एरिया कितना बनेगा, अगर हम इनिशियल एरिया की बात करते हैं तो इनिशियल एरिया आपके पास है πr²। जो मटेरियल आपने लिया है उसके लिए एरिया कितना आ रहा है, a डैश आएगा उसका πr/2²। यानी एरिया लिखा जा सकता है a/4। ठीक है, यानी यहाँ पर a/4 में आपने मटेरियल फिल कर दिया
जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 एंड एरिया कितना है A/4 और रिमेनिंग 3A/4 एरिया में कौन है एयर। सेपरेशन दोनों के केस में डी है। तो क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये दो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी यहाँ जाएगा C1 C2। क्लियर। C1 का वैल्यू ऑफ C1, क्या लिखे C1 फर्स्ट कैपेसिटर एरिया 3A/4 एप्सिलॉन नॉट एयर एंड सेपरेशन डी। C2 एरिया A/4 एप्सिलॉन नॉट मटेरियल 6 का बाई डी। तो वैल्यू आपको मिला 3/4C एंड सेकंड में वैल्यू मिला आपको 3/2C और दोनों किस में कनेक्टेड है पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिल जाएगा C1 प्लस C2। तो C कॉमन 3/4 प्लस 3/2 एलसीएम लिया आंसर 9C/4। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल, ध्यान से देखें। In this circuit, C1 is equal to 6 माइक्रोफेरेड, C2 is equal to 3 माइक्रोफेरेड। बैटरी आपकी 20 वोल्ट की कनेक्टेड है। सबसे पहले S1 को क्रॉस किया गया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं S1 को क्रॉस करूंगा तो S1 को क्रॉस करते इस फर्स्ट कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 20 V हो जाएगा। ठीक है। अब इस S1 को वापस से ओपन कर दिया, अगेन ओपन, और S2 को क्रॉस कर दिया तो आपसे पूछा गया कि H2 पर फाइनल चार्ज कितना हो। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया टू कैपेसिटर्स का। ये दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। फर्स्ट कैपेसिटर वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल 20 वोल्ट, जिसको मैं C1 V1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सेकंड कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड का, जो इनिशियली अनचार्ज है। अब इन दोनों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक कॉमन पोटेंशियल मिलेगा और कॉमन पोटेंशियल अगर आ जाएगा तो फिर आप चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कॉमन पोटेंशियल, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 V1 6 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 3 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन दोनों का पोटेंशियल 6 माइक्रो प्लस 3 माइक्रो। तो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल हमें कितना मिला 120 माइक्रो डिवाइड बाय 9 माइक्रो 40 बाय 3 वोल्ट। तो चार्ज 3 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कितना मिलेगा C इंटू वी से। तो रिजल्ट आ गया 40 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोफेरेड पे जो चार्ज रहेगा दैट इज 40 माइक्रोकूलम। क्लियर। नेक्स्ट, an air capacitor capacity 10 microfarad is connected to a constant voltage of battery of 12 volt। सबसे पहले कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड, इसको आपने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो मुझे बताएं कि इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। इस पे हमें चार्ज कितना मिलेगा C इंटू वी, यानी 12 इंटू 10 माइक्रो, अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा 120 माइक्रोकूलम। कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने देखा, अब आपको ये बोला गया कि नाउ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। यानी बैटरी से कनेक्टेड रहते हुए अब आपने इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया Kc, यानी 50 माइक्रोफेरेड। बैटरी अभी भी कितने वोल्ट की कनेक्टेड है 12 की। अब इस केस में फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया 12 वोल्ट, कोई चेंज नहीं। लेकिन फाइनल चार्ज कितना आ गया, फाइनल चार्ज जब आप सॉल्व करोगे 50 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 12 से, यानी वैल्यू मिलेगा 600 माइक्रोकूलम। नाउ अब आपसे पूछा गया चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, यानी कनेक्ट करने के बाद कितना एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी से कैपेसिटर में फ्लो किया। तो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियली इसके पास था 120 माइक्रो, मीडियम फिल करने के बाद वैल्यू आ गई 600 माइक्रो, दोनों को सॉल्व किया वैल्यू आ गई 480 माइक्रो कूलम। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, two parallel plate capacitors of capacity C and 2C are connected in parallel and charged to potential V। सबसे पहले आपको दिया गया कि दो कैपेसिटर्स लिए C और 2V के, C और 2C के,
दोनों को V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी को जब आप डिस्कनेक्ट कर दोगे तो दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी ये इनिशियल कंडीशन आपको दी गई है। और इसको आपने बैटरी से चार्ज किया है तो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही तरफ होने चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल दूसरी तरफ होने चाहिए। नाउ अब हमें क्या बोला गया, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर यानी जो सी कैपेसिटर है उसको आपने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले मटेरियल से फिल कर दिया। तो सेकंड केस में हमें क्या मिला कि जब आप इसको फिल कर दोगे के से तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के सी हो जाएगा। सेकेंड वाले कैपेसिटर को आपने नहीं छेड़ा है, वहां पे वैल्यू जो है वो सेम ही रही 2 CMV। अब मुझे एक बात बताना, एक बात मुझे बताना कि जब इनिशियली ये किया गया और इस केस में ये जो कैपेसिटर है ये आपके आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो यहाँ पे क्या चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए? अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, V बाई के, बिकॉज C इंटू वी आपके चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है? देखो क्वेश्चन में दिया गया सिंपली, आप एक बार फिर से समझे कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक का वैल्यू C एक का वैल्यू 2C, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया और V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर दिया। अब बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और C कैपेसिटेंस वाली द स्पेस जो है कैपेसिटर का जो स्पेस है वो आपने फिल कर दिया मटेरियल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। नाउ व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी अब हमें कैलकुलेट करना है VC कॉमन पोटेंशियल। तो VC सॉल्व किया जा सकता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 से। तो वैल्यूज पुट कर दें तो KC V बाई के, सेकेंड कैपेसिटर 2CV अपॉन KC प्लस 2C, तो CV प्लस CV 3CV अपॉन K प्लस 2C। तो आंसर कितना मिला 3V अपॉन K प्लस 2। So option A will be the right answer. Next, in the given circuit with steady current, the potential drop across the capacitor, यानी जो कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है इस पे पोटेंशियल ड्रॉप हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने ये टर्मिनल कंसीडर करे ए और बी। ध्यान दें सर्किट को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर। ये जो अपर ब्रांच है ये आपने अपर में ही लगाया, ठीक है। जो लोअर ब्रांच है उसको आपने मिडिल में लगा दिया और जो कैपेसिटर वाली ब्रांच है उसको आपने बिल्कुल लोअर में लगा दिया, कुछ ऐसे। यानी बी टर्मिनल यहां आ गया एंड ए टर्मिनल अब यहां, ठीक है। यह है बी, यहां पर आपके पास 2V, रेजिस्टेंस का वैल्यू R, 2R, एक बैटरी कनेक्टेड। क्या ये जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी है? इसको आप एक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, वैल्यू कितना बनेगा? फर्स्ट ब्रांच में जो बैटरीज लगी है इसका वैल्यू आप E1R1 कंसीडर कर, सेकेंड ब्रांच में जो बैटरी लगी इसको आपने E2R2 कंसीडर कर लिया, तो वैल्यू बनेगा कि 2VR प्लस 2VR अपॉन 3R, ठीक। तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको मिला 4V/3। और E इक्विवेलेंट अप्लाई कैसे होगा इसको भी आप समझो। जब आप इसका एक डायग्राम बना लेंगे फाइनल डायग्राम, तो फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका बी टर्मिनल, ये ए टर्मिनल। जो बैटरी आपके पास आई है वो 4V/3 वोल्ट एंड जो रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे वो R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। सो R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं R इंटू 2R अपॉन ये 2R प्लस R, तो वैल्यू आ जाती है 2R/3। तो यहाँ वैल्यू आपको मिली 2R/3। अब इस कैपेसिटर के टर्मिनल्स पे बात करें, ध्यान से देखें डायग्राम में। तो यहाँ टर्मिनल मैंने कंसीडर किया टर्मिनल X और यहाँ मैंने कंसीडर किया टर्मिनल Y। तो यानी आपको कैपेसिटर C के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो B पर आपको पोटेंशियल मिल कितना रहा है? B पर आपको पोटेंशियल मिल रहा है 4V/3 और A पे पोटेंशियल X पर आपको पोटेंशियल मिल रहा है माइनस प्लस यानी VB। तो VB माइनस V कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 4V/3 माइनस V, यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा V/3। V/3 कैपेसिटर पे पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी V/3, जो पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पॉइंट को एक बार वापस से समझना, छोटी सी बात। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं
तो कैपेसिटर की आपके पास 2 प्लेट। डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो ये प्लेट नंबर 1 है, इधर प्लेट नंबर 2 है। तो प्लेट नंबर 1 तो आपकी इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो प्लेट नंबर 1 का जो पोटेंशियल है वो तो पॉजिटिव ही। सेकेंड प्लेट जो है वहां पर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया इस इक्विवेलेंट सर्किट से, और वहां से आंसर हमें कितना मिला 4V/3। अब इस कैपेसिटर की जो 2 प्लेट्स हैं दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें सोल्व करना है। एक प्लेट पे पोटेंशियल V है, दूसरी पर 4V/3 है, दोनों का डिफरेंस, तो 4V/3 माइनस V ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, V/3 को। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमें एक सर्किट गिवन है। सर्किट में बोला गया कि व्हेन की इज प्लेस्ड एट t = 0, so which of the following statement about the current in the resistor AB is true? check, ध्यान दें। जैसे हम t इज इक्वल टू 0 पर इस स्विच को कनेक्ट करेंगे, जैसे आपने t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को कनेक्ट किया तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। और इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होता है, और अनचार्ज कैपेसिटर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, एज अ शॉर्ट वायर बिहेव करता है। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। और इस AB ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट चाहिए, तो इनिशियली आपने इसको माना I1। बैटरी कितने वोल्ट की कनेक्टेड है, 2 वोल्ट की कनेक्टेड है। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका 1 किलो ओम का है, सेकंड रेजिस्टेंस भी 1 किलो ओम का है। लेकिन एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। कैसे बिहेव करता है, बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। तो आपने कैपेसिटर को हटाकर एक वायर लगा दिया, तो जो करंट है I1 वो इसी ब्रांच में से फ्लो करेगा, तो इस रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट हो जाएगा 0। और I1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो I1 का वैल्यू मिलेगा V/R से, मतलब 2 डिवाइड बाई 1 के। आंसर आया 2 मिली एम्पियर। तो जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया AB में से करंट फ्लो होने लगेगा 2 मिली एम्पियर। नाउ इन्फिनिट टाइम पे क्या हो, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिट, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि t इज इक्वल टू इन्फिनिट पर कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज्ड। एट t इज इक्वल टू इन्फिनिट कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड। और अगर ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अगर फुल्ली चार्ज हो गया तो एक्स्ट्रा चार्ज को अपोज करेगा। अब सर्किट कैसा बनेगा, ये 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड, यहाँ भी 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड, और जो कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया था वो हो गया ओपन, और ओपन ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इस केस में हमने करंट माना I2, बट रेजिस्टेंस अब हो गया 1K एंड 1K यानी 2K। बैटरी अभी भी आपकी 2 वोल्ट की है, तो करंट हमें कितना मिलेगा, 2 डिवाइड बाई 2K यानी 1 मिली एम्पियर। तो हमें एक बात समझ में आई कि जैसे ही आपने स्विच को कनेक्ट किया था तो AB में फ्लो होने वाला करंट था 2 मिली एम्पियर, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी t इज इक्वल टू इन्फिनिट पे करंट का वैल्यू बना 1 मिली एम्पियर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, एट t इज इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, विद टाइम इट गोज टू 1 मिली एम्पियर। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज इन द RC सर्किट इज डिक्रीज्ड बाय हाफ इन द टाइम इज गिवन बाय। अब चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये डिस्चार्जिंग वाला केस है, और डिस्चार्जिंग वाले केस में RC सर्किट डिस्चार्जिंग में हम चार्ज का इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं, चार्ज का इक्वेशन आता है Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस T बाय 2, और टो यहाँ पे आपके टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसका वैल्यू होता है RC। चार्ज कितना डिक्रीज कर गया, हाफ डिक्रीज कर गया, तो टोटल चार्ज का हाफ इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस T बाई RC। Q नॉट कैंसिल आउट, सो 1/2 इज इक्वल टू E पावर माइनस T बाई RC। क्या करें, नेगेटिव हटाना है, सबसे पहले आपने इनवर्स ले लिया दोनों तरफ, वैल्यू बनेगा E पावर T बाई RC इज इक्वल टू 2। अब एक्सपोनेंशियल को हटाना है, तो टेकिंग log base E both sides, तो वैल्यू बनेगा T बाई RC इज इक्वल टू ln2। तो टाइम आ गया RC ln2। सो ऑप्शन 1 will be the right answer. Okay, thank you.